गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 जो है आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भूमि मृदा एवं जल संसाधन के सॉल्यूशन को, जो कि बिहार बोर्ड का। और इसके साथ ही आपको मतलब 4 क्लास से लेके बीए तक, उसके बाद जॉब की सारी पढ़ाई आपको इसी चैनल पे हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप देखो, ये जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आपके पास है ही, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट का आंसर 29 होगा। इसका क्वेश्चन था कि भूमि कितना प्रतिशत है अर्थ पे, तो मैक्सिमम बचे पता है 71, पानी वाला ही लगा देते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे। फिर मैदानों में, फिर है भू राजस्व विभाग, फिर है 5, फिर है 4 मृदा अपरदन को रोकने का, फिर है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, और फिर है अंटार्कटिका। तो ये क्या है कि आपका 8 आंसर है, आप अपने फेयर कॉपी में बना लोगे। सेकंड जो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसका आंसर है फर्स्ट का ह्यूमस। एक मिनट पेन ले लें दो। ह्यूमस, फिर है काली मृदा, काली, उसके बाद है निच्छालन, फिर है प्राकृतिक, फिर है 97.3 मतलब 97.3। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें आना था कि लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह तो होते ही रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आप आंसर देख लो कि भूमि का अर्थ जमीन की केवल ऊपरी सतह से नहीं, वरन जमीन की बाहरी और भीतरी दोनों सतहों में पाए जाने वाले संसाधन से लगाया जाता है। जैसे भूमि का उपयोग कृषि, मकान, कुआं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, स्टेडियम के साथ साथ विभिन्न खनिजों को प्राप्त करने में भी लगाया जाता है। ये तो क्लियर हो गया, आप समझा देते हैं। देखिए, ये जो भूमि है ना, अगर मैं कहूँगी कि मैंने ज़मीन खरीदा, मान लो मैं एक ज़मीन खरीदी, ठीक है, 1 कट्ठा खरीदी, मुझे 40 लाख रुपए पड़ा 1 कट्ठा। तो सोचो कि अगर उसके नीचे मिल गया मुझे सोना का खदान, तो वो किसका हो जाएगा? मेरा ही होगा। अगर सोना का घड़ा मिल गया, किसका होगा? मेरा ही होगा। भले ही वो सरकार ले लेगी, बट उसके बदले जो होता है ना, टोटल जोड़ के जो उसका पैसा होता है वो मुझे ही मिलेगा। तो जमीन का मतलब कि सिर्फ ऊपर का चीज़ नहीं। दूसरी बात, आप देख लो, पानी, हैंडपंप लगा होता है बिहार में मैक्सिमम लोगों के पास, तो पानी क्या जमीन के ऊपर ही ऊपर रहता है? नहीं, वो तो अंदर से आता है। तो जमीन का मतलब कि वो ऊपर से लेके नीचे तक मतलब पूरा ही जमीन होता है। तो यही भूमि का अर्थ होता है। और इसका यूज़ क्या क्या है, तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप देख लिए हो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण में सहायक कारणों का उल्लेख कीजिए। ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि किसी स्थान में मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी यही जो कारण है वो क्या करती है कि मृदा निर्माण में हेल्प करती है। जैसे आप देख लो, ये जो चट्टान होता है ना, ये टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लो वहाँ की जलवायु बारिश वाली, तो वो टूट के, देखो अगर मिट्टी अगर ले लो आप, ठीक है, बिल्कुल हार्ड सूखा हुआ इतना बड़ा सा, तो वो पत्थर टाइप का होगा, जल्दी आपसे नहीं टूटेगा। बट उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक दिन छोड़ दो, फिर वो कितना मुलायम हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वहाँ की जलवायु डिपेंड कर देगा। बारिश हो गई तो मिट्टी मुलायम हो जाएगी, तो पत्थर क्या हो जाता है, जो चट्टान है वो टूट जाता है, फिर पानी के कारण वो मुलायम हो जाता है। फिर क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु उसको मतलब खा के क्या करते हैं, और कमजोर कर देते हैं। उसमें क्षेत्र की ऊंचाई, अगर ऊपर से गिरा पत्थर तो और छोटा टुकड़ा में हो जाएगा, ठीक है। ढाल के कारण और छोटा हो जाएगा, और छोटे छोटे होते महीन कण में वो बढ़ जाता है। फिर वही महीन कण को हम लोग मिट्टी यानी मृदा कहने लगते हैं। तो ये थी मृदा निर्माण। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारणों के नाम लिखे। तो आप देखो कि जो भूमि का उपयोग होता है ना, उसको 2 कारण प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक कारक जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं, खनिजों की उपस्थिति, मृदा की विशेषता, स्थल रूप में भिन्नता इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। क्लियर। एंड सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कि मानवीय कारण, जैसे तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता और मानवीय आवश्यकताओं के अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है। तो जब चट्टान समय के साथ टूट फूट कर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया पूरा धुआं फैल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। चलो, एक्चुअली अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, सो धुआं वाला ये हो रहा था, कोई नहीं। तो देखो कि क्या होता है, जब चट्टाने, और उसको धुआं नहीं हवन कहते हैं, जब चट्टाने समय के साथ टूट फूट कर अपने ही स्थान पर
टुकड़ों के साथ बिखरने लगती है तो उस प्रक्रिया को अपक्षय या ऋतुक्षरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? ऋतुक्षरण यानी जो प्रोसेस है मिट्टी के टूटने का ना, वही ऋतुक्षरण कहलाता है। ऋतु यानी होता है मौसम, क्षरण यानी किसी भी चीज का टूटना, अलग होना, तो वही हो गया ऋतुक्षरण। अब बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी क्या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है कि भूमि उपयोग क्या है। भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भूमि उपयोग के अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों के होने वाली उपयोगों के आंकड़ों से है, जो हमेशा बदलते रहते हैं। सही बात है, जो भूमि उपयोग है वो तो हमेशा बदलते ही रहता है। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता। अब देख लो, पहले क्या है कि भूमि का उपयोग है वो बढ़ते रहता है। जैसे अगर ये चीज़ें आप देखो, हमें नहीं लगता है बंटवारा से, आप देख लो, मान लो कि ये एक आदमी का घर है, पूरा का वही यूज़ हो रहा है, ये 3 भाग में बट गया, ठीक है, 3 भाग में। तो आप देखो यहाँ पे जो ज़मीन है ना वो एक्स्ट्रा खर्च होगी बीच वाली। क्यों? दीवार देने में, दोनों का अपना अपना नाली देने में, तीनों का मतलब, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भूमि बदलता है, बढ़ता है, तो इसका जो यूज़ है ना वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि बीच में आपका दीवार वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे दीवार भी होता है तो आप ऐसा थोड़ी होता है इसका यहाँ पे दीवार है, आप भी यहीं पे एकदम सटा के बना दो, थोड़ा दूरी बनानी होती है, और ये जगह क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बंटवारा जो है ना वो कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो वो बंटवारा सिर्फ मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ, भारत की बंटवारे की बात कर रहे हैं। मान लो भारत पहले इतना बड़ा था, ठीक है, राउंड तो खैर कभी नहीं था, मान लो पहले ही कहा है मैंने, तो इतना बड़ा था। अब भारत का यहाँ से बट गया पाकिस्तान, तो यहाँ पे देखो, यहाँ का ज़मीन यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अब कभी खेती बाड़ी घर वर मतलब उतना नहीं होता है बॉर्डर वाले इलाके पे। नेपाल है, नेपाल यहाँ से अलग बट गया, फिर यहाँ पे वही चीज़ सब, श्रीलंका में वही चीज़ सब। तो ऐसे क्या होता है ना कि इसके उपयोग में क्या होते हैं कि अलग अलग आप देखो कि असमानता होती। दूसरी बात होती, कहीं की भूमि जो होती है वो बंजर होती है, कहीं पे उपजाऊ होता है। अब कहीं भी देख लो, मान लो उपजाऊ भूमि है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग घर बना लिए, तो भूमि बर्बाद। मान लो कि वहाँ की जो भूमि है वो बंजर है, वहाँ पे घर बनाना चाहिए, या फिर देखो जहाँ पे बंजर भूमि वहाँ पे खेती के लिए दे दिया जाए, वो भी मुसीबत है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और लिखने की बात है तो वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, मैंने बस आपको समझा दिया है मोटा मोटी कि क्या है। फिर है मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, वही जो मैंने आपको बताया। तो किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई और समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टान टूटती है। टूटे हुए कणों में महीन कणों की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, यानी बड़ा टुकड़ा हमेशा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बहुत छोटा, ठीक है। तो ये हमेशा ही लगातार चलो सॉरी, हजारों लाखों वर्ष बाद वही चट्टान भौतिक, रासायनिक और जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है और मृदा का निर्माण होता है। और आप देख लो, जो 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा होती है ना, इसको बनने में भी सैकड़ों हजारों वर्ष यानी बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। हजारों वर्ष, आप सोच सकते हो, बहुत बड़ा टाइम है। अंग्रेज देखो 200 साल तक ही अपने देश पे क्या किए थे, शासन किए थे, और 1000 वर्ष की यहाँ पे बात हो रही, तो बहुत लंबा टाइम है। फिर है मृदा अपर्दन के कारणों का उल्लेख कर उसके हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। देखो, अब मैं सिंपल आपको एक बार में समझा देती हूँ। मान लो यहाँ पे मिट्टी है और वो हवा से या फिर बारिश से, देखते हो बारिश में नदी आता है जो पानी बह के, वो उस पर मिट्टी वगैरह रहता है, या फिर हवा में भी धूल, मतलब धूल कण उड़ने लगता है, तो वो भी धूल क्या है, मिट्टी ही है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही अपर्दन कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देख लेते कि लिखना कैसे है। तो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतें का विस्थापन, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह उड़कर या बहकर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। देख रहे हो, वही मैंने बताया। फिर जिसके कारण मृदा की मौलिक गुण और उर्वरता में कमी आने लगती है, यानी क्या होती है, उसकी उर्वरता जो होती है वो उसमें कमी आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मृदा है, तो इसकी जो उर्वरता है वो अत्यधिक होगी। यहाँ से मैंने क्या किया, मेरा एक फैक्ट्री है जो कि मिट्टी बेचने का काम करती है, यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर मिट्टी उठवा के दूसरी जगह भेज दिया काम के लिए। यहाँ पे ये लेयर क्या हो गया, पतला हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे खेती उतनी अच्छी नहीं होगी, तो ये क्या होता है कि इसकी गुणवत्ता को ख़त्म करता है। फिर इसका सीधा असर फसल पे पड़ेगा, सब्जी पे पड़ेगा। और यही कारण है कि क्या है कि आप देखो कि फल सब्जी आज के रेट में इतना महंगा, और इतना महंगा खाने के बावजूद भी जो आपकी तबीयत होती है वो प्योरली ठीक नहीं होती, क्योंकि वो हाइब्रिड का यूज़ करना पड़ता है।
क्योंकि उसको प्रॉपर खाद जो भी खनिज लवण वगैरह मिल ही नहीं रहा है, मिट्टी की लेयर्स हमने कम कर डाली है। तो ऐसे में क्या होता है, हमें दवाई वाला खाना पड़ता है, फिर तबीयत खराब हो जाती है। और कहते हैं जूस तो पी ही रहे हैं फ्रूट का, तो वो भी क्या है, वो भी तो दवाई वाला फ्रूट है, इसलिए फ़ायदा नहीं कर रहा है। चलो अब हम बात करते हैं इसके कुछ उपाय। तो पहला क्या, वृक्षारोपण करना। अब वृक्षारोपण करने से आप देखो क्या फ़ायदा होगा। मान लो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ की जड़ होती है, जड़ में आप देखो मिट्टी लगा होता है, कभी पेड़ उठा के देखना पूरा मिट्टी लगा होता है। तो अगर क्या होता है ना, मिट्टी जड़ जो होता है वो मिट्टी को पकड़े रखता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि पानी आया, बारिश आ गया, फिर भी बहुत हद तक वो रोकता है। तो ये बहुत अच्छा कारण है वृक्षारोपण का, कि इससे हम लोग मिट्टी को रोक सकते हैं उड़ने से। फिर एक फसल चक्र तकनीक को अपनाने से उर्वरता मतलब बनी रहती है। जैसे अभी मान लो कि गेहूँ यहाँ पे उपजाया, तो अगले साल कुछ और उपजा दिया, ठीक है। जैसे मान लो गेहूँ को कुछ और चीज़ चाहिए होगा तो वो मिट्टी से ले लेगा। अब फिर हम गेहूँ ही उपजाएंगे, तो ये वाली जो चीज़ें हैं जो गेहूँ ने ले लिया वो तो कम हो जाएगा। तो इसलिए अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर धान उपजा लेंगे। तो फिर क्या होगा कि ये फिर से अपने आप को फिर से क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा, बराबर कर लेगा। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग गेहूँ उगाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि उर्वरता जमीन की बनी रहती है। उसके बाद एक खेती के लिए हम जो वैज्ञानिक तरीका है, जैविक खाद है, उसका उपयोग करना चाहिए। देखो उर्वरक का यूज़ नहीं करना चाहिए। उर्वरक से आप बहुत जल्दी यानी प्रॉफिट कमा सकते हो, बट वो प्रॉफिट आपकी रियल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, मिलावट एक तरीके का है उर्वरक। और जो जैविक खाद है वो प्योर होता है, प्राकृतिक होता है। मुझे लगता है ना, जो भी चीज़ आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है वो उतनी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि उसको हमने नहीं बनाया। देखो भगवान के पास बहुत दिमाग है, उन्होंने जो कुछ बनाया है बिल्कुल सोच के बनाया। जैसे कान देख लो, अगर कान नहीं रहता तो अभी आप लोग मास्क कैसे पहनते लॉकडाउन में। तो भगवान ने पहले ही सोचा था कि कान इसलिए फेस से बाहर बनाया था। तो भगवान जी जो भी बनाते हैं ना, सोच सोच के बनाते हैं, बट हम तो इंसान हैं, हमारे सोचने की एक लिमिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, जो भी आर्टिफिशियल होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। नहीं तो फिर भगवान और इंसान में अंतर ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें जो चीज़ का यूज़ करना चाहिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ हम नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करें, ठीक है। चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर उसे दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो ये तो खैर सब जानते हैं, बस भले ही कोई करता नहीं है बट जानते सब है कि जल प्रदूषण क्या है। यानी जल की स्वाभाविक क्रिया, प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक है, वह जल प्रदूषण है। मान लो मेरी फैक्ट्री है, मान लो है नहीं, मान लो मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा नदी है। मैं क्या करूँगी, फैक्ट्री का जितना गंदा पानी होता है वो नदी में गिरा दूँगी। तो ये जो गंदा पानी है, ये क्या ये इस नदी के लिए यूज़फुल है? नहीं है, हानिकारक है। अब जो जानवर इस पानी को पिएगा, जो इंसान इस पानी को पिएगा, उसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि यही अब या इसका पानी क्या कहलाने लगा कि प्रदूषित पानी है। तो यही है जल प्रदूषण। और इसके उपाय क्या है, तो आप देखो जो इसका जो कारण है पहले देख लो कि पहले क्या है, घरेलू कूड़ा करकट। आप देखो मतलब ये बातें आप देखो कि बहुत अलग है। पूजा पाठ आप देखो घर में लोग कितने साफ सुथरा से करते हैं। उसके बाद जैसे ही पूजा खत्म हो गई, जैसे आप देख लो तीज हो गया, कुछ भी छोटा मोटा पूजा देख लो, तो कोई भी पूजा हो गया उसके बाद मम्मी कहेगी जाओ इसको नदी में डाल दो। अब नदी में आप जो अगरबत्ती का डाल रहे हो राख, या फिर जो भी हवन वाला कुछ भी, मतलब अगर देखो जब नदी में डालने के लिए देती है ना मम्मी लोग, तो बहुत ज़्यादा उसमें कचरा होता है, ठीक है, जो ज़रूरत नहीं होता है नदी के लिए, और नदी को वो प्रदूषित भी करता है। बट फिर भी हम लोग नदी में डाल देते, तो ये क्या है कि बहुत गलत चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, जो भी फैक्ट्री की जो भी गंदगी होती है वो नदी में निकाल दी जाती है। जैसे अभी मैंने बताया नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, जैसे नगर में आप देखो नाली हो गया, ठीक है, जो भी आपका वॉशरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, सबका गंदा पानी उसमें जा रहा है। परिवहन में आप देखो कि गंदा जो धुआं है, गंदा पानी, वो सारे ही उसमें जाता है। या फिर एक्सीडेंट हो गया, मान लो आदमी का हो गया, तब उसको जला दो, दफना दो, बट अगर कोई जानवर मर जाता है डायरेक्ट उसको डाल दिया जाता है इसमें, ठीक है, कहाँ, नदी में। तो ये क्या होता है कि प्रमुख कारण है जल प्रदूषण का। तो अब हम उपाय की बात करते हैं। तो पहला है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जल का समुचित उपयोग करना चाहिए, यानी जितना यूज़ है उतना ही पानी। जैसे आप देखोगे आपके घर में अगर इतना ग्लास, मैं कहती हूँ ना कि जो ग्लास है हम लोग के घर का, वो मतलब बहुत बड़ा नहीं खरीदना चाहिए। इतना खरीदो कि चलो एक बार मान लो आपका छोटा ग्लास रहेगा ना, ठीक है, अगर एक बार में आपका मन नहीं भरा तो आप दोबारा पानी ले सकते हो। लेकिन बड़ा ग्लास में क्या होता है, जब आप पानी ढालने जाओगे, ठीक है, भर के पानी ले लिया,
ठीक है, यहाँ तक पानी ले लिया, लेकिन पियोगे कितना, इतना पियोगे और इतना पानी फेंक दोगे नाली में, तो ये तो अच्छा पानी बर्बाद हो गया। इतना को आप 2 बार अलग अलग टाइम में भी पी सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप छोटा गिलास लोगे तो एक बार में पी लिया, अगर आपको ज़्यादा पैसे तो आप दोबारा ले सकते हो, बट ऐसे बर्बाद नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि हमें जितना पानी का यूज़ है मतलब उतना ही करना चाहिए। दूसरी बात है जल का पुनर्चक्रण तकनीक। जैसे क्या कि जल का एक बार यूज़ कर लिया, ठीक है, पानी पी लिया आप, जैसे बहुत जगह ऐसे होता है, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, फिल्टर आप देखो अगर घर में लगा रहता है आर ओ वगैरह, तो उससे देखना कि गंदा पानी नीचे गिरते रहता है, तो उसका आप कहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मान लो कि कोई कपड़ा धो लिए, गाड़ी धो लिए, तो उसका यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे मिस उसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आप उसका फ्लश करने में यूज़ कर सकते हो, है ना। आप देखो कि जैसे क्या करो कि जो पानी है सर्फ वाला, उसमें आप सारे कपड़ों को धो लो, फिर अलग अलग उसको एक बार और साफ पानी में खंगाल लो, तो उससे क्या होता है कि पानी कम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ तकनीक है जो आप एक ही पानी को बार बार यूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होती है कि इसकी मात्रा बनी रहती है, ठीक है। मान लो कपड़ा धो लिया, उसमें वही पानी से आप घर में पोछा लगा लो, मतलब इतना नहीं कि एकदम गंदा धूल मिट्टी वाला, उतना किसका गंदा कपड़ा रहता है, मेरा उतना गंदा नहीं रहता है कपड़ा, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर है सिंचाई का, आप क्या करोगे ना, वीडियो में कोई कमेंट करो जल के पुनर्चक्रण तकनीक का, कि मतलब ये चीज़ करके हम वापस से जल का यूज़ कर सकते हैं। देखते सबसे अच्छा कमेंट कौन करता है। फिर है सिंचाई की आधुनिक तकनीक आदि उपयोग करके, जैसे आप देखो कि ड्रिप सिंचाई, यानी क्या होता है बूंद बूंद से सिंचाई होते रहता है, और जल जो पेड़ है ना उसके जड़ में डायरेक्ट वो पानी जाता है, तो इससे क्या होता है कि बूंद भी जा रहा है, एक ही बूंद, पानी बर्बाद भी नहीं हो रहा और फसल भी क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। फिर है जल संकट क्या है, जल संकट के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कर उसे दूर करने के उपायों का विवरण कीजिए। तो आप देखो पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार है, होते हुए भी पीने लायक जल की मात्रा मात्र 1% से भी कम है, जिसके वितरण तो असमान है ही, साथ साथ जो भी जल है वह भी प्रदूषित हो रहा है, सही बात है। और ऐसे में पीने योग्य जल धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है, और यही जल संकट है। वर्षा जल को संरक्षित करके सिंचाई की आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जल प्रदूषण को रोक और जल के पुनर्चक्रण द्वारा हम जल संकट से बच सकते हैं। तो ये इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, अभी मैंने वही समझाया है। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट है आपका, कि भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप देखो कि भारत में जो मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है ना, वो स्थान के आधार पर अलग अलग होती है, ठीक है। और इसके जो वर्गीकरण है और वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित है। पहला है उर्वरता के आधार पे, तो अब देख लो उर्वरता के आधार पे हम भूमि को 2 टाइप में बांट सकते हैं। पहला है उर्वर उपजाऊ भूमि और दूसरा है अनुर्वर, जिसको हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। जैसे आप देखो कि कहीं कहीं की मिट्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे कोई भी फसल लगाओ तो बहुत अच्छा मतलब उसमें से फसल आते हैं, बट कहीं कहीं की भूमि बंजर होती है, आप उसको मतलब खनते मतलब होता है ना, कुदाल चलाओ वो चलेगा ही नहीं। तो ये 2 टाइप की हो गई। दूसरा है गठन और संरचना के आधार पे, तो अब देखो एक होती है बलुई मृदा, जिसमें थोड़ी सी बालू की मात्रा होती है। अब देखो नदी के किनारे वगैरह में, जैसे आप देखो हाजीपुर में एक मतलब, हाजीपुर नहीं आप पटना कह सकते हो, जहाँ पे तरबूज की खेती होती है, बालुई मृदा में तरबूज की खेती होती है, समुद्र के किनारे टाइप में होता है। फिर चिकनी मृदा जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पीली कलर की होती है, मतलब एकदम चिकनी चिकनी होती है चिकनी मृदा जो होती है, इससे नहाया भी जाता है, बाल भी लोग साफ करते हैं, बहुत अच्छे से साफ होता है ये सब। फिर दोमट मृदा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है खेती के लिए, ठीक है। उसके बाद है रंग के आधार पर, जैसे लाल मृदा, काली मृदा, बादामी मृदा, पीली मृदा, ये सब क्या कि रंग के आधार पर भी हम मृदा को बांट सकते हैं। सो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है, और अगर आपने चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में सारा ही आपका बना हुआ है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।